हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा कि जिस दिन लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात कही गई, ठीक उसी दिन गुजरात दंगों के दौरान एक महिला का गैंगरेप करके उसके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषी गोधरा की एक जेल से बाहर आ गए। गुजरात दंगों के सबसे चर्चित मामलों में से एक बिल्किस बानो मामला 2 दशक बाद इसी तरह चर्चा में आया। बड़ी खबर में हम समझेंगे कि ये मामला क्या था और दोषियों को किस आधार पर छोड़ा गया। राजस्थान के जालोर में एक दलित बच्चे की मृत्यु को लेकर जो विवाद छिड़ा है उसकी बात भी करेंगे। साथ ही सुनाएंगे ऑपरेशन मेघदूत के उस सैनिक की कहानी जिसका इंतजार परिवार 38 सालों से कर रहा था। अब जाकर परिवार को क्लोजर मिला। ये वीडियो देखिए। सेना की उत्तरी कमान द्वारा जारी इस वीडियो में एक चिर परिचित नज़ारा है। सियाचिन ग्लेशियर पर 14 कोर के जवान ऊंचाई की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। चूंकि सेना 365 दिन ग्लेशियर पर ही रहती है, इसलिए आपने ऐसे वीडियो कई बार देख लिए होंगे। लेकिन आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर जारी ये वीडियो आम नहीं है। ये एक खोज के पूरे होने का वीडियो है और एक परिवार के 38 साल पुराने इंतजार के अंजाम तक पहुंचने का भी। लांस नायक शेखर हरबोला, जो 29 मई 1984 को लापता हो गए थे, अब मिल गए हैं। लांस नायक शेखर ऑपरेशन मेघदूत का हिस्सा थे। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन इसी विवाद का हिस्सा है। यहाँ से निकलने वाले ग्लेशियर्स के चलते सीमा वास्तव में कहाँ से जाती है, इसे बताने के लिए कोई खंबा या दूसरी निशानी नहीं है। जब 1983 के आखिर में भारत को सूचना मिली कि पाकिस्तान सियाचिन में एक तरफा कब्जा करने की सोच रहा है, तब भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। पाकिस्तान कुछ कर पाता उससे पहले ही 13 अप्रैल 1984 से भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स में सवार होकर सेना के जवान ग्लेशियर पर पहुंचने लगे। कुछ ही दिनों में पूरे ग्लेशियर पर भारत का कब्जा हो गया। पाकिस्तान लाख प्रयासों के बावजूद भारत को ग्लेशियर से नहीं उतार पाया, लेकिन हमने इस जीत की बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई। सियाचिन जैसे युद्ध स्थल पर दुनिया की किसी सेना ने ऑपरेशन मेघदूत जैसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया था। इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि वहां जाकर कैसी चुनौतियां सामने आएंगी। ऊपर से 18,000 फीट की ऊंचाई, जहां सांस लेने को हवा नहीं, ठंड ऐसी कि कपड़े तक जम जाएं, क्योंकि ग्लेशियर की तासीर ही होती है खिसकना। इसीलिए बर्फ़ में कब दरार पड़ जाए बता नहीं सकते। ऊपर जमा बर्फ़ कब एवलांच बनकर नीचे खिसक आए ये भी नहीं बताया जा सकता है। इसलिए जितनी जानें दुश्मन की गोली से नहीं जाती, मौसम की दुश्वारियों से चली जाती हैं। लौटते हैं लांस नायक चंद्रशेखर की कहानी पर। मई 1984 ऑपरेशन मेघदूत के शुरुआती दिन थे। सूचना मिली कि पाकिस्तान .5965 पर कब्जा करने की सोच रहा है। इसे टालने के लिए ग्योंग ला पर तैनात 19 कमाऊ रेजिमेंट को .5965 पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। हुक्म होने पर 29 मई 1984 को एक टुकड़ी .5965 की ओर रवाना हुई, जिसमें लांस नायक चंद्रशेखर भी शामिल थे। रात होने पर यह टुकड़ी एक स्थान पर रुकी और तभी ऊपर से बर्फ का पहाड़ खिसकते हुए नीचे आ गया, जिसके नीचे दबकर सेकंड लेफ्टिनेंट PS पुंडीर समेत 18 सैनिकों की मृत्यु हो गई। सेना के बचाव अभियान में 14 सैनिकों के पार्थिव शरीर मिल गए, लेकिन लांस नायक चंद्रशेखर समेत 5 सैनिक लापता ही रहे और अंततः मान लिया गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले लांस नायक चंद्रशेखर के परिवार को सूचना दे दी गई। तब उनकी बड़ी बेटी 8 साल की थी और छोटी बेटी 4 साल की। लेकिन चूंकि पार्थिव शरीर नहीं मिला, दिल के किसी कोने में इंतजार का दिया जलता रहा। 38 साल बाद जाकर ये इंतजार पूरा हुआ है। इंडिया टुडे के लिए अभिषेक भल्ला ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से इस बारे में बताया है। सेना सूत्रों ने भल्ला को बताया कि हर साल जब बर्फ पिघलती है तब सेना लापता हुए सैनिकों की तलाश के लिए अभियान चलाती है। ऐसी ही एक पेट्रोल पार्टी को 13 अगस्त के रोज 16,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर एक पुराना बंकर मिला और पुराने बंकर में एक सैनिक के अवशेष थे, जिन्हें सैनिक अपने साथ वापस लाए। सेना ने जो वीडियो जारी किया वो इसी अभियान का था।
भारत में सैनिक 2 आइडेंटिफिकेशन डिस्क पहनते हैं, जिन्हें आप बिल्ला भी कह सकते हैं। यही बिल्ले अवशेष के साथ भी थे। इन पर दर्ज नंबर को जब सेना के आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलाया गया तब मालूम चला कि ये लांस नायक चंद्रशेखर हैं, जो मई 1984 से लापता थे। 15 अगस्त को लांस नायक का पार्थिव शरीर ग्लेशियर से नीचे ला दिया गया, जहां उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उन्हें सलामी दी। लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का परिवार मूलतः अल्मोड़ा जिले की रानीखेत तहसील में पड़ने वाले बिनता हाथीपुर गांव का रहने वाला है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक वो 1970 के दशक में सेना में शामिल हुए थे और 1984 में लापता होने के वक्त वो महज 28 साल के थे। सियाचिन में हुई खोज के बारे में हरबोला परिवार को सूचित किया जा चुका है और हल्द्वानी के रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। बस अब मौसम साफ होने की देर है। बताया गया है कि खराब मौसम के चलते आज पार्थिव हल्द्वानी नहीं पहुंच पाया, इसीलिए अब अंतिम संस्कार 17 अगस्त को होगा। द लल्लन टॉप परिवार भी लांस नायक चंद्रशेखर को अपना सलाम भेजता है। आज ही जम्मू कश्मीर से एक और दुखद खबर भी आई। आईटीबीपी के जवानों से भरी एक बस पहलगाम में एक नदी में गिर गई। इस हादसे में कम से कम 7 जवानों की मृत्यु हो गई है और 30 से अधिक घायल हैं। दिन के वीडियो के बाद अब बारी है सुर्खियों की। पहली सुर्खी, बिहार में आज मंत्रियों की भी शपथ हो गई। बिहार कैबिनेट में कुल 31 विधायकों ने शपथ ली है। आरजेडी से 16, जेडीयू के 11, कांग्रेस से 2, हम से 1 और 1 निर्दलीय विधायक मंत्री बने हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी मंत्री पद की शपथ ली। शाम होते होते मंत्रियों के विभागों को भी बांट दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास गृह समेत कुल 5 विभाग रखे, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को वित्त, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य समेत 4 विभागों का जिम्मा सौंपा गया। इसके अलावा मंत्री विजय चौधरी को 3 मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। दिलचस्प ये रहा कि इस बार तेज प्रताप यादव को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय सौंपा गया। इसे कद में घटौती के तौर पर देखा गया, क्योंकि पिछली बार उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। क्योंकि बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण का बोलबाला ज़्यादा है, तो उसको भी साधने की कोशिश हुई है। ओबीसी और एबीसी वर्ग से सबसे ज़्यादा कुल 17 मंत्री बनाए गए। सवर्ण 6, एससी 5, जबकि 5 मुस्लिमों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। दूसरी सुर्खी, अगली सुर्खी कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में फिर से टारगेट किलिंग का मामला सामने आया। आतंकियों ने कश्मीरी पंडित सुनील कुमार भट्ट की हत्या कर दी। सेब के बगान में आतंकियों ने फायरिंग की, जिसमें उनके भाई भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सुनील भट्ट और उनके भाई अपने सेब के बागान में जा रहे थे। इसी दौरान आतंकियों ने उनसे नाम पूछा और फिर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आईं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी ने सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा से लापरवाही बंद होनी चाहिए। तो ओवैसी ने हत्या के बहाने अनुच्छेद 370 को निशाने पर ले लिया। उन्होंने बयान जारी कर कहा कश्मीर में बीजेपी द्वारा नियुक्त एलजी हैं, मोदी का प्रशासन है, वो नाकाम साबित हुआ। 370 को हटाया गया कि कश्मीरी पंडितों को फ़ायदा होगा, लेकिन वो सुरक्षित हैं। कश्मीरी पंडित छोड़कर जाना चाहते हैं। ये मोदी सरकार की नाकामी है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। अगली सुर्खी, फीफा ने इंडियन फुटबॉल पर बैन लगा दिया है। प्रफुल्ल पटेल के विवादित कार्यकाल और फिर उतनी ही विवादित विदाई से शुरू हुआ यह ड्रामा अब फीफा द्वारा लगाए गए बैन पर आकर रुका है। फीफा ने एक बयान जारी कर कहा कि थर्ड पार्टीज के बहुत ज़्यादा दखल की वजह से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन करने का फैसला किया गया है। थर्ड पार्टी से फीफा का आशय 3 सदस्यों वाली कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स से है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नया संविधान बनाने और अगले चुनाव तक इस संस्था को चलाने के लिए नियुक्त किया था। इस पूरे विवाद में एआईएफएफ के पूर्व प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय भूमिका में हैं। पटेल 2009 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद से वो लगातार इस पद पर कायम थे। एक अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल का तीसरा कार्यकाल दिसंबर 2020 में खत्म हो गया था। इसके बाद चुनाव के जरिए नया अध्यक्ष चुना जाना था, लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने कुर्सी नहीं छोड़ी। वो बिना चुनाव के ही अध्यक्ष पद पर बने रहे। इसको लेकर कोर्ट में शिकायत की गई थी, जिसके बाद मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रफुल्ल पटेल के पूरे बोर्ड को हटा दिया। साथ ही नया संविधान बनाने और चुनाव करवाने के लिए 3 सदस्यीय
COA का गठन किया था। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज AR दवे, पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली शामिल हैं। फीफा ने साफ कर दिया है कि यह बैन तभी हटेगा जब AIFF के ऑफिशियल्स चुनाव के जरिए पूरी तरह से पावर में आ जाएंगे और वो इस संस्था का रोजाना का काम करना शुरू कर देंगे। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हम जैसे समाज में रहते हैं वहां बलात्कार पीड़िताओं के लिए आगे बढ़ना, एक आम जिंदगी जीना इतना मुश्किल होता है कि उसके लिए थोड़ी छूट लेकर असंभव शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कितनी ही महिलाएं हैं जो इसीलिए कभी आप बीती की शिकायत नहीं करती। संभवतः इसीलिए संपादकीय नीति और देश का कानून दोनों ये कहते हैं कि बलात्कार पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं की जा सकती। ऐसा करने पर सजा का प्रावधान भी है। ऐसे में अगर सामूहिक बलात्कार और एक पूरे परिवार की हत्या का एक मामला पीड़िता के नाम से ही पहचाना जाने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि बात अपराध की जघन्यता तक सीमित नहीं रही होगी और भी बहुत कुछ हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए बिल्किस बानो गैंगरेप और सामूहिक हत्याकांड की। जब जब बिल्किस बानो के नाम के साथ मामला या कांड लगता है तो उन्हें होने वाली तकलीफ का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। 15 अगस्त को जब महिलाओं के सम्मान की सीख चर्चा में थी, उस दिन एक बार फिर बिल्किस बानो का नाम खबरों में तैरने लगा, क्योंकि उनका बलात्कार करने वाले और 3 साल की बच्ची समेत 14 लोगों की जान लेने वाले 11 दोषी गोधरा की एक जेल से बाहर आ गए थे। चोरी छिपे नहीं, दिन दहाड़े। वहां उनके माथे पर तिलक लगाया गया, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई गईं जैसे कोई जंग जीत कर आए हों। इनके नाम हैं जसवंत भाई नाई, गोविंद भाई नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, विपिन चंद्र जोशी, केशर भाई वोहनिया, प्रदीप मोरड़िया, बाका भाई वोहनिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट, रमेश चांदना। इनमें से राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। जब इनकी रिहाई पर सवाल किया तो सर गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि छूट देते वक्त सजा के 14 साल पूरे होने, उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार जैसे कारकों पर विचार किया गया था। इस जवाब में एक शब्द पर ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है, अपराध की प्रकृति। आइए जानते हैं कि इन 11 दोषियों द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति कैसी थी। कहानी शुरू होती है 27 फरवरी 2002 से। इस रोज गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के डिब्बों में एक भीड़ ने आग लगा दी थी। इसके नतीजों में कार सेवकों से भरी ट्रेन में सवार 59 लोगों की मौत हो गई। इसके नतीजे में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए। जगह जगह मुस्लिम प्रतिष्ठानों और लोगों को निशाने पर लिया जाने लगा। बिल्किस का परिवार तब दाहोद जिले के राधिकपुर गांव में रहता था। बिल्किस की कोख में तब 5 महीने का गर्भ था। हिंसा की आशंका से बिल्किस का परिवार कुछ और लोगों के साथ गांव से निकल गया। 3 मार्च तक ये लोग किसी तरह दंगाइयों से बचे रहे, लेकिन उस रोज चप्परवड़ गांव के एक खेत में दंगाइयों ने उन्हें घेर लिया। दंगाइयों में वो 11 लोग भी थे जिनके नाम हमने थोड़ी देर पहले आपको बताए। इन लोगों के पास तलवारें, लाठियां, हंसिए और दूसरे हथियार थे। इन लोगों ने उस दिन 5 महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया, जिनमें गर्भवती बिल्किस और उनकी मां भी थी। उस खेत में हो रहा पागलपन जब थमा तब तक 14 लोगों की जान जा चुकी थी। इनमें बिल्किस की 3.5 साल की बच्ची सालेहा भी थी। जब बिल्किस को होश आया तो उन्होंने एक महिला के कपड़े उधार लिए। किसी तरह वो लिमखेड़ा पुलिस थाने पर पहुंची तो वहां मौजूद हेड कांस्टेबल सोमा भाई गोरी ने ढंग से तहरीर भी नहीं लिखी। बाद में खुद CBI ने कहा कि गोरी ने तथ्य छिपाए और घटना का विवरण दर्ज नहीं किया। जब बिल्किस गोधरा के रिलीफ कैंप पहुंची तब जाकर उनका मेडिकल करवाया गया। पोस्टमार्टम तक ऐसे किया गया कि आरोपियों को बचाया जा सके। दंगों में कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे जघन्य ना कहा जा सके। इसलिए बिल्किस के साथ जो हुआ उसे क्या कहा जाए, उसके लिए अलग से शब्द खोजना मुश्किल है। बावजूद इसके पुलिस ने सबूतों के अभाव का बहाना बताते हुए मामला खारिज कर दिया। इसके बाद हंगामा हुआ तो मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां से क्लोजर रिपोर्ट खारिज हुई और CBI जांच के आदेश हुए। लेकिन बिल्किस को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी तो सर्वोच्च न्यायालय ने मामला गुजरात से बाहर महाराष्ट्र भेज दिया। यहाँ एक विशेष अदालत ने 11 लोगों को रेप और हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए इस बात को भी दर्ज किया गया कि बिल्किस ने सुनवाई के दौरान अभियुक्तों को पहचान लिया था। पुलिस कांस्टेबल को 3 साल की सजा हुई। 2017 में बम्बई उच्च न्यायालय ने
उस सज़ा को सही पाया। 2017 में ही बम्बई उच्च न्यायालय ने 5 पुलिस वालों और 2 डॉक्टर्स को इस मामले में ड्यूटी पूरी न करने का दोषी पाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई थी। राज्य सरकार ने बिल्किस को 5 लाख का मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन बिल्किस ने इसे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। यहाँ से उन्हें 50 लाख मुआवजा देने का आदेश हुआ, साथ में एक घर और नौकरी। इसमें से क्या क्या मिल गया, इस सवाल पर थोड़ी देर बाद आएंगे। अब फास्ट फॉरवर्ड करके आ जाते हैं साल 2019 पर। गुजरात हाई कोर्ट में राधेश्याम भगवान दास शाह उर्फ लाला वकील की एक याचिका खारिज हुई। शाह चाहता था कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो 14 साल सज़ा भुगत चुका है। शाह ने रिमिशन की मांग की थी। इसके तहत सज़ा का चरित्र नहीं बदलता, बस सज़ा की अवधि कम हो जाती है। गुजरात हाई कोर्ट ने जून 2019 में कहा कि सज़ा बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में हुई थी, इसलिए अपील भी वहीं की जाए। लाला वकील इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, जहां से आदेश हुआ गुजरात सरकार सज़ा का विधि कम करने पर विचार कर सकती है। इसके बाद पंचमहल जिले के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, जिसमें सज़ा कम करने में विचार किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी, जहां से 14 अगस्त को दोषियों को छोड़ने का आदेश आया। ये बात सामने आने के बाद से बिल्किस का परिवार डरा हुआ है। बिल्किस के पति ने कहा कि पहले भी डर था, लेकिन अब 11 दोषियों की रिहाई के बाद डर और बढ़ गया है। हम अपनी पहचान बदलते रहते हैं और सार्वजनिक जीवन से छिपते रहते हैं। हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, हमें अभी भी घर और नौकरी नहीं मिली है, हमारे पास अभी के लिए कोई कानूनी टीम नहीं है और भविष्य के कानूनी विकल्प के बारे में भी नहीं पता है। मानवाधिकार वकील शमशाद पठान ने समाचार एजेंसी पीटीआई से क्या कहा है कि सज़ा कम होती तो है, लेकिन ऐसे जघन्य मामलों में ऐसा होना सामान्य नहीं है। इस मामले में कम जघन्य अपराधों के दोषी अब भी जेल में सड़ रहे हैं। इस मामले में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। देखिए, ये एक हीनियस क्राइम है, ये एक हीनियस क्राइम है। एक महिला को उसके पड़ोसियों ने, जो उसको जानते थे, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके साथ उसके परिवार के 4 महिलाएं थे, उनका रेप और उनका मर्डर हुआ। उसकी 3.5 साल की बेटी की हत्या हुई। उसके पेट में जो औलाद थी उसका कत्ल कर दिए, मिसकैरेज हो गया। जो पुलिस वाले उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, डॉक्टर्स ने एविडेंस को फॉल्सिफाई किया। एक बड़ी जंग बिल्किस बानो के हस्बैंड ने लड़ी थी, मैं उसको सलाम करता हूं। उसके बाद इन लोगों को सजा हुई बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आप इनको रिमिशन के नाम पर इनको आप छोड़ देते हैं। एक हीनियस क्राइम है ना। क्या मिसाल दे रहे हैं पूरे देश के महिलाओं को। कांग्रेस जैसी दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता भी प्रधानमंत्री को राजधर्म की याद दिलाते नजर आए। गुजरात से अब चलते हैं राजस्थान की ओर। राजस्थान के जालौर में हुई एक घटना ने स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले हर किसी का ध्यान खींचा। जालौर के सुराड़ा में एक निजी स्कूल के टीचर ने दलित छात्र की पिटाई कर दी। टीचर की पिटाई से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। कई दिनों तक वो अस्पतालों में जिंदगी और मौत से जूझता रहा, मगर कान के पर्दे पर गंभीर चोट लगने की वजह से 13 अगस्त को छात्र की मौत हो गई। आज तक से जुड़े जयकिशन की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 20 जुलाई की है, जब इंद्र मेघवाल नाम के छात्र को छैल सिंह नाम के अध्यक्ष ने बुरी तरह से पीट दिया। इलाज के लिए बच्चे को अहमदाबाद ले जाया गया, मगर जान नहीं बच सकी। अब इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल है। जगह जगह दलित समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। टीचर को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बच्चे के लिए पूरे इंसाफ की मांग हो रही है। मांग है कि परिवार में 2 लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए, स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और 50 लाख रुपए की मुआवजा भी दिया जाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, जालौर के सायला थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या एवं SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले में तेजी से जांच और दोषी को जल्द सजा के लिए इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया गया है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। दरअसल परिजनों ने बच्चे के स्कूल टीचर
छैल सिंह पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप है कि बच्चे ने टीचर के मटके से पानी पिया, जिससे गुस्सा होकर टीचर ने पिटाई और उसके गाल पर थप्पड़ मारा, जिससे कान के भीतर गंभीर चोट लगी। सुनिए। इस क्या कुछ हुआ और किस तरीके से आपके साथ पढ़ाई करता था और कोई क्या कुछ हुआ 20-25 दिन उसकी तबीयत कैसे खराब हुई, क्या कुछ हुआ? पढ़ाई अच्छे से करता था। जिस दिन हम दोनों गए थे स्कूल, फिर लंच पूरे होने के बाद पानी पीने गए ना, तब उसने मटकी में से पानी पी लिया। फिर सर ने देख लिया, फिर सर ने मारा। उसकी तबीयत कितनी खराब हुई, क्या कुछ हुआ? कान में से खून आने लगा। फिर किस तरीके से तुझे इनकी याद आ रही है बार बार? किस तरीके से याद आ रही होगी ना अपने भाई की, छोटे भाई की याद आ रही है? क्या कुछ याद आती? कौन कौन सी बातें थी तुमसे? क्या कुछ करता था? क्या कुछ याद आ रही? पढ़ाई में वो कैसा था? क्या कुछ था? पढ़ाई में ठीक था। अच्छा, ठीक था। अच्छा, घर में किस तरीके से रहता था? क्या कुछ तो कुछ याद आ रहा है इनके बारे में? कौन सी बातें याद आ रही? खेलते थे किस तरीके से? अच्छे खेलते थे। हाँ। कितना दुख हुआ जब पता चला कि उसको इस तरीके से मार दिया है, थप्पड़ मार दिए, फिर अस्पताल में था, क्या कुछ हो रहा था? कितना दुख हो रहा था? क्या चाहता अब तू? भाई को न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ चाहता है? भाई को नहीं। सर, क्या कुछ हुआ था? बिल्कुल, जैसे कि आपको पता ही है सोशल मीडिया पे हो रहा है, और जब इनके पिताजी से हमारी बात हुई थी तब इनके पिताजी ने ये बताया था मेरे को सबसे पहले कि इनका बच्चा वहाँ स्कूल से भाग के आया था पिताजी के पास में, कैसा मेरे ये फलाना नाम टीचर था जिसने सैल सिंह बताया था कि सैल सिंह ने थप्पड़ मारी थी। फिर उनको वहाँ ये भीनमाल लेके गए, भीनमाल से इनको रेफ़र किया, फिर वह पालनपुर गए, पालनपुर से रेफ़र किया, फिर उदयपुर से मेहसान हुआ, फिर लास्ट कॉल आया, ये घटना हुई है। भाई का आरोप है कि लंच के बाद बच्चे ने मटके से पानी पी लिया। इस दौरान सर ने देख लिया और मारा, जिसके बाद बच्चे के कान में से खून आने लगा। लेकिन इस पूरी घटना का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसे जानने के लिए आज तक के संवाददाता दिनेश वोहरा सोराना गांव के स्कूल पहुंचे। अब आप उनकी रिपोर्ट भी देख लीजिए। सैल सिंह जी ने तो ये बताया था कि मतलब वो कल भी एसपी साहब के सामने बच्चों ने बयान दिया है कि वो दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, उसके बारे में वो बयान है। वो बच्चों की राय है, बच्चों को पता है और सर को पता है कि आपस में लंच का टाइम हुआ था और दो बच्चे आपस में झगड़ रहे थे, ये की बात बताई है। बाकी इस मामले में वो सर जाने, मारपीट के मामले में मुझे पूरा संज्ञान नहीं है। और पानी की बात है तो पानी का टाका बना हुआ है, उसी सभी पानी पीते हैं। ये कहाँ बना हुआ मेरे को बताइए थोड़ा सा, आगे कहाँ पर बना हुआ पानी जो बच्चे पीते हैं? वो यही बना हुआ है। आप देखिए कि मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरों में बताए। ये जो स्कूल प्रशासन का कहना है कि ये पानी का टाका है जहां पर सभी लोग पानी पीते हैं। अच्छा सर, एक बात बताओ, तो फिर ये मटकी वाली बात कहां से आई? ये क्या है, क्या मामला उछाला गया है, वो सर आप उसके बारे में कार्रवाई करें और जो सच्चाई है वो सच्चाई आप सामने लाने की कोशिश करें। मेरे ध्यान में बात यही है आप सर। अच्छा, आप यहाँ कितने टाइम से आप भी मैंने सुना कि आपकी ये पार्टनरशिप में स्कूल? पार्टनरशिप नहीं है, वो सर वगैरह क्या है घर वगैरह जाते हैं ना, तो मैं काम काज वगैरह स्कूल का करता हूँ और बाकी पार्टनरशिप हमारा कोई नहीं है। मौखिक रूप से सर ने कहा हुआ है, ये बात है, लिखित में हमारा कोई एविडेंस नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए सर, इस स्कूल के अंदर बच्चे कितने हैं, कितने स्टैंडर्ड है, कितने टीचर है, कौन कौन टीचर है, क्या कुछ है? इस स्कूल में जो नामांकन के आधार पर 350 बच्चे हैं और टोटल 8 स्टाफ बताया है। उसमें SC ST के कुल मिलाकर 5 स्टाफ है और एक अध्यापक जी वो भी आते नहीं हैं और एक वो सर है और एक OBC कास्ट से। अच्छा, तो मुझे ये बताइए सर, जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद में यहाँ कौन कौन आया, किस किस तरीके से बयान लिए गए, पुलिस आई या क्या कुछ हुआ? हाँ, बच्चों के सामने भी बच्चों ने बहुत बार बयान दिए, स्टाफ साथियों ने भी बहुत बार बयान दिया, मीडिया कर्मी भी आए, उन्होंने सभी ने ये बात बताई है कि सभी मतलब टाके से पानी पीते हैं बच्चे वगैरह सब। गांव के जो अध्यापक हैं, जो गांव का जो वगैरह जो लोग वगैरह है, सभी टाके से पानी पीते हैं। मेरे ध्यान में सर ये स्थिति है। अच्छा, तो इतने दिन हो गए थे, उसके बावजूद उसके बाद में क्या कुछ उनके परिवार से आप लोगों की बातचीत हुई थी या छैल सिंह जी की कुछ आइडिया आपको बताया इसके बारे में? वो सर को पता है, सर ने क्या बात की है उसके बारे में वो सर को जानकारी है। अच्छा, अब हम चलेंगे उस स्कूल के बच्चों के साथ में भी बातचीत करेंगे और जो यहाँ स्कूल के अंदर जो टीचर कामकाज करते हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था
और उसके बाद में जो स्कूल के बच्चों के साथ में ऐसा बताया जाता है कि मारपीट हुई या नहीं हुई, उन तमाम चीज़ों की हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, उसमें से उस दिन जिस बच्चे के साथ में सर जो बताया, अच्छा क्या नाम है आपका बेटा? राजेश। राजेश, क्या कुछ हुआ था बेटा? उस दिन हम दोनों झगड़ा कर रहे थे, इस टीचर ने हम आके हम दोनों कान के नीचे एक थप्पड़ दी थी। अच्छा, आपकी भी हुई थी? हाँ। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ? उस बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, क्या कुछ हुआ? वो उस दिन के बाद में नहीं आया था। अच्छा, आपको पता चला कि उसकी डेथ हो गई? नहीं। अच्छा, उस दिन किस बात पे झगड़ा हुआ था बेटा? चित्रकला के लिए। चित्रकला के लिए। तो ऐसे बता रहे कि पानी की मटकी को लेकर हुआ, ऐसी कुछ बात है? नहीं, सारे बच्चे टांके से ही पीते हैं। अच्छा, टांके से पीछे। अच्छा, बाकी कुछ बच्चों से भी बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बताओ, आप लोग आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका बेटा? मुझे बानी। अच्छा, कहाँ से आप लोग, कितने टाइम हो गया स्कूल आते हुए? स्कूल में आते हुए कितना टाइम हो गया आपको बेटा? 1 घंटा। अच्छा, और पानी वानी कहाँ से पीते हो आप लोग? बहुत से। अच्छा, सभी बच्चे एक थे? सभी मटकी है ही नहीं स्कूल में। स्कूल मटकी भी नहीं है? तो लोग तो कह रहे हैं कि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि मटकी के उसने हाथ लगाया, इस तरीके की बात, इस तरह की मटकी है या नहीं है? नहीं है ये। अच्छा, और अच्छा सर, आपका क्या नाम है? अजमत राम। अच्छा, आप कितने टाइम से यहाँ पर? मुझे 2 महीने हो गए। अच्छा, 2 महीने। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैं क्लास में था। अच्छा, क्या कुछ हुआ था सर? क्या कुछ, ये तो मुझे मालूम नहीं कि लड़ाई इन बच्चों के बीच में हुई या नहीं हुई, और सर ने मारपीट की या नहीं की, लेकिन जो मटके वाली बात है, ये तो हम इधर ही रहते हैं, सर के साथ में रहते हैं। अच्छा, शैल सिंह के साथ में, और ये भेदभाव नहीं है। स्कूल में मौजूद एक छात्र ने बताया कि उस दिन बच्चे की मृतक इंद्र से लड़ाई हो गई थी। दोनों आपस में झगड़ रहे थे, जिसके बाद टीचर छैल सिंह ने दोनों को एक थप्पड़ लगाया था। स्कूल में मौजूद दूसरे शिक्षक और बच्चे मटके वाले आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल में कोई मटका नहीं है, सभी बच्चे स्टाफ स्कूल में लगी एक कौन पानी की टंकी से पानी पीते हैं। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ का कहना है कि गांव के लोग और स्कूल के स्टाफ किसी तरह से जातिगत भेदभाव नहीं करते। स्कूल में कुल 8 टीचर हैं, जिसमें से 5 दलित समाज से आते हैं। हमने आपको दोनों पक्षों की बात सुनाई, दोनों तरफ से आरोप और तर्क दिखाए। अब असली सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये था आज का दी लल्लन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।